हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे भाई बंधु 1-2 नंबर से फेल हुए होंगे, उनको निराश नहीं होना है, फिर से तैयारी में लग जाना है। अब की बार आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैप को अच्छे से समझिए, टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। और एक चीज़ आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी के लिए नोट्स तैयार करवाई जा रही है और बहुत ही जल्द 1 से 1.5 महीने के अंदर सभी सब्जेक्ट की नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अर्थात सीटेट की नोट्स का आप सभी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्यारे साथियों, बस आप लोगों से सिर्फ एक आशा और उम्मीद है, आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिएगा, चैनल को खूब सब्सक्राइब करवाइए। बस मुझे आप सभी का प्यार और सहयोग चाहिए, मुझे आप सभी से एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं जितना भी मटेरियल हो पाएगा, जितने भी MCQs हो पाएंगे, जितनी भी चीज़ें हो पाएंगी, वो सभी की सभी आप सभी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है, उसका कोई चार्ज आप सभी को नहीं देना होगा। बस आप सभी को सिर्फ वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना होगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज हम लोग क्लास 6 की NCERT का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हुए चलेंगे। और जहां से क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं एग्ज़ामों में, वो टॉपिक आपको बताता चलूँगा। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए। आपका तुषार की रेल यात्रा, ठीक है, यहाँ से हमको पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आरंभिक मानव। आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? जो ये आरंभिक मानव था, ये इधर से उधर क्यों जाया करता था? क्या कारण है? आइए जानते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। सोचिए, हम कितना साल पहले की बात जानते हैं, 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, 20 साल पहले जो मानव इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। इसका जो कारण है वो उनके भोजन का इंतजाम करने की विधि है, तरीका है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं, तो आइए वो किस लिए घूमते थे, पहले कारण पर चर्चा करते हैं। अगर वे एक जगह पर ही ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। एक कॉज आपका कूट बनाएगा तो यहीं से दे देगा, कूट बना करके, और आपसे प्रश्न पूछ लेगा, तो बढ़िया से समझिएगा। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते रहेंगे। ये आपका काज 2 हो जाएगा, कारण 2 हो जाएगा। ऐसे कूट बना करके अब सीटेट खूब क्वेश्चन पूछा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। काज 3, अब किसी काज में थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सा गलत है। ठीक है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झील, झरने, नदी में ही मिलता है। यद्यपि कई नदी और झीलों का पानी भी नहीं सूखता। कुछ झील और नदियाँ जो हैं, पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, अर्थात वो बारिश नहीं होती तो वो सूख जाती हैं। इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिली कैसे? आइए जानते हैं कैसे मिले। तो पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो चीज़ों को खोजते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ वस्तुएं मिले जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए
पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी शेष मात्रा में बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, पेड़ की छाल, जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। याद रखिएगा, लकड़ी का उपयोग किस लिए होता था, ये भी आपसे पूछेगा। पत्थर के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ को खोदने के लिए किया जाता था, ये बायां वाला, और जो है जानवर की खाल जो है या वस्त्र को सिलने के लिए दाएं वाले इमेज का आपको प्रयोग दिखाया गया है कि इस देखिए ये कितना नुकीला होता था, ये थोड़ा सा कम नुकीला होता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। कह रहा रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2, अभी मैं मानचित्र का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन कराने वाला हूँ। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ वो रहते थे। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान को चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदी और झील के किनारे पाए गए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आप सभी को पता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जो है पानी का स्रोत। अब मैंने इमेज को छोटा किया है। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल देखिए, लाल त्रिकोण में आपको पूरा पाषाणिक पुरास्थल ढूंढना है। जैसे आपका भीमबेटका है, ठीक है, कुरनूल की गुफाएं हैं, हुसंगी है। अभी इन सब के बारे में आगे जानकारी मिलेगी। जो आपका नीले बॉक्स से रंगा है वो नवपाषाणिक स्थल है, जैसे पयमपल्ली है, हल्लूर है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, महगढ़ा है, कुलडीहवा है, चिरांद है, दारजो हॉर्डिंग है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में है वो है महापाषाणिक स्थल, जैसे ब्रह्मगिरी है। ठीक है, और ये आपका दक्षिण भारत में एक पाया गया है, आदिचनलूर है। ठीक है, ये आपका महापाषाणिक स्थल है। आरंभिक नगर जो आपके बैगनी कलर में है, जैसे इनाम गांव है। ठीक है, ये आपका आरंभिक नगर है। और कौन सा है, इसमें तो एक ही दिखाया गया है बाय द वे, और सॉरी आरंभिक गांव जो बैगनी कलर में है वो है आरंभिक गांव, और जो स्टार येलो स्टार से दिखाया गया है वो है आरंभिक नगर, जैसे कोलकाता, मुंबई। ठीक है, ये आपके आधुनिक नगर को दिखाया गया है। तो मैप को देख लीजिएगा। बुर्जहोम आपका कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, देख रहे हो ना। तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ कैसे मिल रहा है, कुलडीहवा ये आपका यूपी के आसपास में है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखना है और आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, आगे जब मैं भी इसको पढ़ाऊँगा तो आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आगे चलते हैं। कह रहा है चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे अच्छे पत्थर उनको मिल सकें। अब देखिए भीमबेटका आ गया। कहाँ है भीमबेटका? आधुनिक मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो किस घाटी के पास है? नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, आपको एक जो है चित्र दिखाया गया है, इससे आप देख सकते थे वो कितना सुंदर चित्रांकन भी करते थे। ठीक है, चलिए ये है आपकी गुफा और कंदराएं। देख रहे हैं किस तरीके से पहाड़ियों को काट काट के इनको सेट करके इसमें वो लोग अपना रहा करते थे और अपने आप की सुरक्षा किया करते थे। बात करते हैं पुरा स्थल की। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, स्थल का मतलब होता है स्थान। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी, अंदर भी, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग, अभी देखिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ कूट बना करके आपसे कई तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। बात करते हैं आग की खोज।
मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मैंने अभी आपको कुरनूल दिखाया था, ठीक है। अब दोबारा आप मानचित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार देखिएगा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता था। बात करते हैं नाम और तिथियां, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जो ये वाला पोर्शन है आप सभी को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से बार बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। नोट कर लेना इसका टाइम पीरियड, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। आपसे पूछेगा इसको कितने भागों में बांटा गया? 3, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। और मानव इतिहास के 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको याद रखना है कि 99% घटनाएं इसी में हुई है। 3 भाग में बटा है, आरंभिक, मध्य, उत्तर। समय है 20 लाख से 12,000 साल पुराना, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव दिखेगा, अर्थात पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब अगले युग की शुरुआत करते हैं। अगले युग की शुरुआत, जिसे आप नवपाषाण कहते हैं, लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, ठीक है। नवपाषाण का मतलब होता है, नव का मतलब नए और पाषाण का मतलब पत्थर। इसका मतलब और एडवांस टेक्नोलॉजी से उन्होंने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बदलती जलवायु। अभी आपने पढ़ा कि पुरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जब नव पाषाण काल आया तो और परिवर्तन हुआ, ठीक है। और आरंभिक समय में तो आप देखते ही हैं कितना परिवर्तन है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछेगा कि 12,000 साल पहले जब जलवायु में बदलाव आया तो बारिश हुई, गर्मी बढ़ी, ठंडी बढ़ी, ऐसे पूछ लेगा। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में क्या हुआ, घास के मैदान बनने लगे। ये अब की बार 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। जब घास बढ़ी तो इनको खाने वाले जानवर भी बढ़े, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। उनको पता चलने लगा कि गाय जो है 4-6 महीने में बच्चा दे रही, फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे उनकी पूरी प्रक्रिया को अब ये समझना शुरू करते हैं। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो ये काल कब का है? मध्य पाषाण काल। ऐसे याद रखिएगा, माँ से मछली, माँ से मध्य। मध्य पाषाण काल में ही मछली भोजन का एक प्रमुख हिस्सा बन गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान, कब? मध्य पाषाण काल की बात है, याद रखना, ठीक है। अभी उसी को पढ़ रहे हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज
प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब आपसे पूछेगा गेहूं, जव और धान को मानव ने उगाया था? नहीं, ये प्राकृतिक रूप से उगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कूट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास क्या रखा होगा? चारा रखा होगा, और चारा रख कर के जानवरों को क्या किया होगा? आकर्षित किया होगा कि आप आइए, और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, अर्थात जंगली कुत्ते को पालतू बनाया गया था। याद रखिएगा, वो पहला पालतू जानवर है। फिर धीरे धीरे लोग भेड़ को, बकरी को, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो दो चीज़ें आपको पता चली, कैसे वो पशुपालक बने और कैसे वो जो है कृषक बने। घरेलूकरण की प्रक्रिया, जानवरों को जो पाला किस आधार पर, कैसे वो जानते थे कि कौन सा जानवर हिंसक होगा कौन सा नहीं, आइए समझते हैं। कह रहा है लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवर की देखभाल करने घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार बना है, नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन पेपर में 4-5 बार इस लाइन से क्वेश्चन बना ही बना है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है, इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो या नहीं होती है। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर और जो पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते। ये इसका मतलब एक पालतू जानवर है और ये एक जंगली जानवर का दांत है। यह पूरी प्रक्रिया दुनिया में लगभग धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया के दौरान है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जव आते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, कल की वीडियो में भी बताया था। तथा सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता, भेड़, बकरी आते हैं, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है अनाज का उपयोग किस रूप में होता था। तो पहला तो है अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए भी होता था। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। भाई अगर आप एक फसल उगाओगे तो कम से कम 3 से 4 महीने आपको उस जगह पे रहना पड़ेगा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल होते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो किस रूप से अनाज को सुरक्षित रखा? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, कहीं कहीं के लोग टोकरियां बनाई, फिर कुछ ने जमीन में गड्ढे खोदकर क्या किया? उनको एकत्रित किया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए
तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। अब यहाँ से आपसे कूट बना करके पूछ लेता है, किस आधार पर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 में देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर का मतलब ये क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से जो सबसे रोचक है, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। मानव स्थायी कैसे हुआ? पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई गई। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पालिश किस काल में चढ़ाई जाती थी? नवपाषाण काल में। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए, आपको 3 प्रकार के यहाँ औजार दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ये सब नवपाषाण काल की बात है, समझिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दौरान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे।
तो चौकोर और आयताकार घर के अवशेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कूट बना करके पूछा जाता है यहाँ से। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, अब आपसे पूछ लेगा 5 या उससे ज़्यादा कमरे, तो गलत हो जाएगा। 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। ठीक है, तो किसके काम में आते होंगे? भंडारण के काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, अभी बताता हूँ, यह है आपका मेहरगढ़ का मकान। कह रहा मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। लोग मानते थे कि परलोक में लोग क्या खाते होंगे, तो देखिए कैसे बकरियों को भी दफनाया गया है। ठीक है, चलिए कुछ उपयोगी शब्द हैं आपके लिए, आप इन शब्दों को देख लो। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण, कब्र, ये सभी अच्छे और नए शब्द हैं। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को भरने के लिए है, आप लोग इसको भरिएगा, समझिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मध्यपाषाण युग का समय, बसने की प्रक्रिया का समय, नवपाषाण युग का समय, मेहरगढ़ में बस्ती का समय आपको दिया गया है। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को देखा होगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपकी कल की वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे। इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।